वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं और शुरुआत करने जा रहे हैं लॉ। लॉ की जो शुरुआत जो पहले लेक्चर्स अपना है, ये अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, जहां पर हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को कवर करेंगे। गॉट माय पॉइंट्स? तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सबको पता होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रिटिशर्स के टाइम से आया हुआ है, यानी सबसे ओल्डेस्ट एक्ट है, सबसे ओल्डेस्ट एक्ट, यानी आप बोल सकते हो सबसे पुराना एक्ट है। बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो हमारा कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करते हैं, तो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। एक है जनरल प्रिंसिपल्स, दूसरा है स्पेशल, यानी कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। सभी कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक्स रूल्स होते हैं ना, वो हमारा जनरल प्रिंसिपल्स में होते हैं, यानी कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। और जहां पर बिलमेंट्स होता है, प्लेज होता है, इंडेमनिटी और गारंटी होता है, वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी ये जो लॉ है सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटी होता है उससे भी रिलेटेड होते हैं। यानी आप ये बोल सकते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट हर जगह होता है। जब आप बस में चढ़ते हो और टिकट लेते हो, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन यू एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी। और जब आप न्यूज़पेपर या मैगजीन खरीदते हो, तो वेंडर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। किसके साथ में? वेंडर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इसके लिए पैसा दिया है। अब समझते हैं हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर हमको समझना है, तो थोड़ा सा डेप्थ में हम एनालिसिस करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एच क्या बोलता है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि कोई ऐसी एग्रीमेंट जिसको कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स किया जा सके, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जिस एग्रीमेंट को आप कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करोगे, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कंसीडरेशन, और कंसीडरेशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रॉमिस, और प्रॉमिस को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या होता है समझिएगा। यहां पर एक वर्ड है एग्रीमेंट्स में, बोल रहा है एन एग्रीमेंट्स एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस forming the consideration for each other is an agreement. Now the questions arise, what is promise? अब समझना, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देता है और उस ऑफर को जब उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो हम इसे प्रॉमिस बोलते हैं। जिस पर्सन ने ऑफर दिया है वो प्रपोजल्स, जो प्रपोजल दिया है वो प्रोमिजर्स है, और जिसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है वो प्रोमिजी है। यानी कि जिसने ऑफर दिया वो प्रोमिजर्स, और जिसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया वो प्रोमिजी। तो जब ये होता है, तो इसको जब सामने वाला जब एक्सेप्ट करता है, तो ये प्रॉमिस बनता है। अब यहां पर कंसिडरेशन आता है, जिसे हम क्विड प्रोक्यो बोलते हैं। क्विड प्रोक्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, जहां पर मनी से रिलेटेड टर्म्स कनेक्टेड होते हैं। एक पर्सन जहां पर सामने वाले को गुड्स डिलीवर कर रहा है और सामने वाला उसके लिए पैसे पे कर रहे हैं, तो ये कंसिडरेशन हो गया। जैसे ही प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होगा, ये बन जाएगा एग्रीमेंट्स, और इस एग्रीमेंट्स को लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाएगा। जैसे ही लॉ के द्वारा लीगली बाइंड किया जाता है, लीगली इन्फोर्स किया जाता है, तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रपोजल देता है और दूसरा पर्सन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। और फिर उनके बीच में एक कंसिडरेशन होता है, और जब उनके बीच में एक कंसिडरेशन होता है, तो ये बन जाता है एग्रीमेंट। अब वो कंसिडरेशन लीगल भी हो सकता है या इलीगल भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कंसिडरेशन लीगली हुआ है और लीगली इनफोर्सेबल है, जिसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज एग्रीमेंट रह जाएगा। यानी ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब लीगली इनफोर्सेबल होगा, लेकिन अगर वो लीगली इनफोर्सेबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यानी जब कोई ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है और उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। गॉट माय पॉइंट्स? तो ये था आपका एग्रीमेंट्स एंड इनफोर्सिबिलिटी। देन आफ्टर हमने बात किसका किया? हमने बात किया कॉन्ट्रैक्ट का,
और प्रॉमिस का बात किया, प्रोमिजर्स एंड प्रोमिसी का भी मैंने बात किया, कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न का बात किया। अब कंसिडरेशन में यह भी याद रखना है, आपको सामने वाले का भी इच्छा लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा जब वो एग्री है कि नहीं है, यानी वो पे करेगा कि नहीं पे करेगा। तो ये भी समझना है। प्रॉमिस एक सिंपल सा वर्ड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी इसको डिफाइन करता है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है जब प्रपोजल को दूसरे पर्सन एक्सेप्ट कर ले तो उसे हम प्रॉमिस बोलते हैं। जैसे आपने किसी लड़की को प्रपोज किया और उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो गया, तो वो हमारा प्रॉमिस कहलाएगा। अदरवाइज अभी तक वो प्रपोजल ही है। प्रोमिजर्स जो प्रपोजल देता है, प्रोमिजी जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। तो ये हमारा प्रपोजल और जो हमारा प्रोमिजर्स और प्रोमिसी जो है ये मिलके प्रॉमिस बन जाता है। कंसिडरेशन जब प्रोमिसी या कोई तीसरा पर्सन कुछ करता है या कुछ नहीं करता है या कुछ करने का प्रॉमिस करता है तो उस एक्शंस को हम कंसिडरेशंस बोलते हैं। यानी हर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे बदले में कुछ मिलने वाली चीजें होती है जिससे जो मनी से रिलेटेड होता है तो वो हमारा कंसिडरेशन बन जाता है। कॉर्मा पॉइंट्स, एग्रीमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया। हर वो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जो दोनों तरफ से हो और कंसिडरेशन के साथ में हो तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। जैसे ए पैसा दे रहा है और बी फोन दे रहा है तो दोनों तरफ से कंसिडरेशन हो रहा है तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा। इसको अब एक चार्ट के जरिए समझते हैं। जैसे मैंने आपको बोला जो ए है तो ए ने बी से कहा जो तुम मेरे को 10,000 में फोन क्या कर दो, सेल कर दो। तो बी ने 10,000 में फोन क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो बी को ए से कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा और ए को बी से क्या मिलेगा, फोन मिलेगा। तो ए ने पैसा दिया, बी ने फोन दिया। तो ए ने बी से जब कहा जब फोन 10,000 में बेच दो तो ये एक ऑफर था, बी ने हां कर दिया, ये एक एक्सेप्टेंस है। ए ने पैसा दिया, बी ने फोन दिया, यह एक कंसिडरेशन है। जब ये कंसिडरेशन होगा तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा। अब दोनों ने प्रॉमिस किया है कि ये लीगली इनफोर्सेबल होगा, यानी कि उन दोनों में से कोई भी अगर इसको ब्रीच करता है, तोड़ता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है रिसिप्रोकल प्रॉमिस। अब रिसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है ये आप समझ लो। जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कंसिडरेशंस करता है, यानी कि एक दूसरे से दोनों को बदले में कुछ मिलने वाला है, तो उन्हें हम रिसिप्रोकल प्रॉमिस बोलते हैं। यानी ए ने बी से कहा मैं तुम्हें कार दूंगा अगर तुम मुझे 5 लाख रुपया दोगे। बी ने कहा डन, हां मैं रेडी हूं। यहां पर ए कार देगा और बी जो है वो पैसे देंगे, यानी दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं। यानी ये जो है ना ये एक रिसिप्रोकल प्रॉमिस है, रिसिप्रोकल प्रॉमिस है। नेक्स्ट है वॉइड एग्रीमेंट्स। सेक्शन 2 और सबसेक्शन जी ये क्या बोल रहा है सुनिएगा। जो एग्रीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग इनफोर्सेबल नहीं है वो वॉइड है, यानी जिसको लॉ के अकॉर्डिंग इनफोर्स नहीं किया जा सकता है उसे हम वॉइड बोलेंगे, जो शुरू से ही नल है। अब इसमें भी दो चीजें आता है, एक लीगली आता है और एक इलीगल आता है। जैसे आपने ए ने बी से प्रॉमिस किया जो मैं तुम्हें ड्रग्स डिलीवर करूंगा और तुम मुझे पैसे दोगे, तो ड्रग्स डिलीवर करना ये इलीगल है, तो ये वॉइड हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं ये बोलूं ए ने बी से प्रॉमिस किया जो मैं 1 क्विंटल ऑफ राइस तुम्हें डिलीवर करूंगा, लेकिन जिस दिन वो राइस डिलीवर करने वाला था उसके एक दिन पहले उसके गोडाउन में आग लग गया, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गया जहां पर वो राइस डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो ये जो हमारा है ना वॉइड हो जाएगा। इनमें दोनों में से किसी का भी गलती नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो एग्रीमेंट लॉफुली इन्फोर्स हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझ लेना। जिस कॉन्ट्रैक्ट को एक या उससे ज्यादा पार्टी चाहे तो इन्फोर्स कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर किसी ने धोखा देकर के कॉन्ट्रैक्ट करवाया है तो दूसरा पार्टी के पास में ऑप्शन होगा जो उसके बिहाफ में कोर्ट में जा सके और केस फाइल करे। तो जिसने धोखा किया है वो कंपनसेट करेगा, उसको इंप्रिजनमेंट हो सकता है, जेल भी हो सकता है। यानी कि जहां पर एक पार्टी के पास में बिल्कुल ही ऑप्शंस नहीं है,
बट दूसरे पार्टी के पास में ऑप्शंस है कि वो कोर्ट में जाए और उसके बिहाफ में केस फाइल करे, कंप्लेन करे। गॉट माय पॉइंट्स? इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें चार चीजें बेसिकली आता है। सबसे पहला आता है कोएर्जन, जिसको आप कोएर्सन भी बोल सकते हो, जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को थ्रेट देकर के काम करवा रहा है। यानी एक पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरे पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एग्री नहीं है, जहां पर जबरदस्ती हो रहा है। दूसरा आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि मैनिपुलेशंस करके काम करवाया जा रहा है, सामने वाले को ब्रेन वॉश किया जा रहा है जो सही नहीं है। तीसरा आता है मिस रिप्रेजेंटेशन, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, गलत तरीके से क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर आता है फ्रॉड, जहां पर इंटेंशनली, आपकी शुरुआत से ही इंटेंशन होता है जो हम गलत करेंगे। तो जब ये चीजें आता है तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर किसी ने धोखा देकर कॉन्ट्रैक्ट करवाया हो और दूसरी पार्टी चाहे तो उसे वो कैंसिल कर सकता है, तो ये वॉइडेबल है। ये क्या है? वॉइडेबल है। नेक्स्ट आपका आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था लेकिन अब लॉ के अंदर इनफोर्सेबल नहीं रहा, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हारे कंसर्ट्स में गाना गाऊंगा, लेकिन बी का डेथ हो गया, तो ये ए जो है ना, अब ये इन्फोर्स नहीं हो सकता है, ये वॉइड हो जाएगा। आपने सुना होगा फेमस जो सिंगर था के, उन्होंने कलकत्ता में कई सारे कंसर्ट से ये किए हुए थे, एग्रीमेंट किए हुए थे जो आकर के गाना गाएंगे, लेकिन सडनली उनका डिमाइसिस हो गया एक कंसर्ट्स में, जहां पर जो भी मतलब जो सोफिकेशंस की वजह से उनका वो डेथ कर गए। तो इसका मतलब है बाकी जहां पर भी वो कंसर्ट करने वाले थे वो कंसर्ट नहीं करेंगे। तो पहले तो वो लीगल था, लेकिन अब उसको किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो परफॉर्म करने वाले थे वही डिमाइस कर गए, उनकी डेथ हो गई। तो अब वो जो होगा ना वो वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट्स? नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी सेक्शन 10 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर वो किसको फॉलो कर रहे हो, एसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो कर रहे हो। तो एसेंशियल एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं उनमें से अगर एक भी एलिमेंट्स फॉलो नहीं होगा तो वो वॉइड हो जाएगा। यानी सारे एलिमेंट्स को फॉलो करेंगे तो ही क्या होगा, वो वैलिड होगा, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सबसे पहला जो एलिमेंट्स आता है ये आता है प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर देगा, दूसरा पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तभी ये एग्रीमेंट वैलिड बनेगा। जैसे मैंने बोला तुम्हारा फोन चाहिए 10,000 रुपया में, तो आपने बोला ठीक है, तो ये वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा जहां पर दोनों पार्टी सहमत है। दूसरा है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट्स। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? बदले में कुछ मिलना, जैसे मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा और आप मुझे पैसे दोगे। और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यानी कि आपकी जो पर्पज है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल ना हो, इमोरल ना हो, फ्रॉड ना हो। पॉइंट, यानी कि लॉफुल होने ही चाहिए। अच्छा, सेक्शन 23 क्या बोलता है ये भी समझ लीजिए। अगर एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ या इलीगल काम से रिलेटेड हो तो वो वैलिड होने वाला नहीं है। क्लियर क्या नहीं है? तो ये समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट आपका आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो पार्टीज है वो कैपेबल होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए, यानी उनकी जो एज है वो 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, माइनर नहीं मेजर होना चाहिए। वो एलियन इनेमी नहीं होना चाहिए। जिस कंट्री से वॉर होने वाला है उस कंट्री के बिजनेसमैन के साथ में हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ब्रिलियंटली कैपेबल नहीं है। वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो एडल्ट होना चाहिए और लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए, ड्रंक कार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर ये कैपेसिटी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है सेम थिंग अपन इन द सेम सेंस। इसको हम कंसेंसस एड आइटम भी बोलते हैं, जहां पर दोनों पार्टीज का जो सेंस है, थिंग्स और सेंस दोनों ही एक जैसा है। दोनों एक सर्टेन चीज के ऊपर एग्री हैं और उसके लिए कैपेबल भी हैं और
वो काम करने के लिए सहमति भी है। इसे हम बोलते हैं फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट में अगर ये 5 चीजें आता है तो वो कंसेंट फ्री नहीं होगा। लाइक कोएर्सन आएगा तो कंसेंट फ्री नहीं होगा। अगर मैं आपको ये बोलूं मिस रिप्रेजेंटेशन आएगा तो कंसेंट फ्री नहीं होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस आएगा तो कंसेंट फ्री नहीं होगा। अगर फ्रॉड आएगा तो कंसेंट फ्री नहीं होगा। और मिस्टेक्स आएगा तो कंसेंट फ्री नहीं होगा। ये याद रखना, अगर ये 5 चीजें नहीं आ रहा है तो कंसेंट फ्री है। सेम थिंग अपन इन द सेम सेंस है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वॉइड और इलीगल। इसका मतलब क्या है, जो भी एग्रीमेंट है वो वॉइड और इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर कोई एग्रीमेंट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है या कोई एग्रीमेंट वॉइड है तो वो एसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मीनिंग जो है ना, यानी कि जो मीनिंग है ना वो क्लियर होना चाहिए। वैग्यू यानी कि फेक नहीं होनी चाहिए। उस मीनिंग को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मीनिंग सर्टेन है तो भैया होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे मैं किसी दुकानदार के पास में गया और मैंने बोला 10 लीटर्स ऑफ ऑयल चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं बोला जो हमें कौन सा ऑयल चाहिए, तो सर्टेन टर्म नहीं है, मीनिंग सर्टेन नहीं है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हमें बताना पड़ेगा जो हमें किस तरीके का ऑयल चाहिए, तो मीनिंग सर्टेन होनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस ऑफ एन एग्रीमेंट्स, यानी कि अगर मैं बोलूं जो प्रॉमिस किया गया है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। या ऐसा नहीं जो ब्लैक ट्रेजरर यानी कि काला जादू दिखा करके या कुछ ऐसा करके हम क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस होना चाहिए, जो प्रॉमिस किया गया है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी जहां लिखित एग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन जरूरी हो वो पूरी होनी चाहिए। यानी कि जो भी आप काम करोगे ना वो रिटन होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो कैपेबल होगा, अदरवाइज कैपेबल नहीं होगा। तो सर ये तो आपको समझ में आ गया जो मैं क्या बोलता हूं। मैं इसमें से कुछ टर्म्स को और स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर देता हूं। हमने एक सेक्शन 23 की बात किया था जिसमें मैंने बोला था लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। लॉ क्या कहता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब उसका ऑब्जेक्ट जो है ना वो लॉफुल होगा। अगर वो इलीगल है, फ्रॉड है, इमोरल है या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे ए ने बी को बोला 500 में अपनी बुक्स बेचने का हमने आपको वायदा किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बट आपने कितने का प्रॉमिस किया था, 500 रुपए देने का प्रॉमिस किया था, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लॉफुल है। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको बोलूं रॉबरी के लिए कंसिडरेशन किया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट है जहां पर चोरी वगैरह किए जाएंगे या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किए जाएंगे, तो वो कंसिडरेशन क्या नहीं होगा, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 का। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को भी थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। हर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल यानी कि कंपिटेंट होनी चाहिए। इसमें 3 कंडीशंस है। पर्सन मेजर होना चाहिए यानी कि 18 प्लस होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और किसी लॉ के अंदर डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है या ल्यूनेटिक्स है तो वो नहीं होनी चाहिए। फिर हमने आपके साथ में यूज किया, इसके बाद जो मैंने यूज किया ये था आपका फ्री कंसेंट। क्या था, फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट किसकी बात करता है, सेक्शन 14। कंसेंट तभी वैलिड माना जाएगा जब वो फ्री हो, यानी किसी प्रेशर या धोखे से नहीं ली गई हो। जिसमें कोएर्सन आता है, कंसेंट फ्री तब नहीं होगा जब कोएर्सन आएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि इमोशनल प्रेशर, फ्रॉड हुआ हो, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी गलत बात कहे बिना जानबूझकर हम क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिस्टेक्स वगैरह, ये सब नहीं आता है। फिर हमने बोला था एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वॉइड और इलीगल। अगर कोई एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड है या इलीगल डिक्लेयर किया गया है बाय लॉ के थ्रू, तो वो कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जिसको लॉ ने ही क्या कर दिया, वॉइड और इलीगल डिक्लेयर किया गया, क्या कर दिया है, तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। फिर मैंने सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का बात किया। कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब उसकी लैंग्वेज क्लियर होगा। अगर एग्रीमेंट में वैग्यूनेस है यानी कि अनक्लियर वर्ड्स है तो वो इनवैलिड है। वो क्या है, इनवैलिड है।
फिर हमने एक वर्ड यूज किया था, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस, सेक्शन 56 का। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस क्या होता है ये समझ लीजिएगा। ये बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जो प्रॉमिस किया गया हो वो एक्चुअली परफॉर्म हो सके। अगर इम्पॉसिबल एक्ट है तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे ब्लैक ट्रेजरी, मतलब काला जादू दिखा देना, यानी ये फालतू का चीजें जहां पर जादू से खजाना मिल जाएगा, ये सब क्या है, अनरियलिस्टिक्स है। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, ये क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। गॉट माय पॉइंट्स? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। कंप्लायंस ऑफ नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, कुछ कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड नहीं होंगे जब तक उनमें लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई होगी। जैसे बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होते हैं जब वो राइटिंग होता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, या उसके ऊपर स्टाम्प लगा हुआ रहता है। तो अगर वैसे मैं बोलूं जो ए ने बी को डिनर पे बुलाया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक सोशल एग्रीमेंट है, इसे कोर्ट में हम इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट्स? तो ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था और उसके जो टर्म्स था उसकी बात मैंने कर लिया। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, अब ये आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहला आता है इनफोर्सिबिलिटी। इनफोर्सिबिलिटी कब होगा ये आप समझना। इनफोर्सिबिलिटी जो अपना होता है वो होता है किसके हिसाब से, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सभी कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। से ए ने बी को शादी के लिए प्रपोज किया और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट अब इनफोर्सेबल नहीं हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट अब इनफोर्स नहीं हो सकता है, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि एक्स ने वाई से शादी का प्रॉमिस किया और बाद में वाई का डेथ हो गया, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी चाहे तो कंटिन्यूअस करेगा और दूसरा पार्टी क्या कर सकता है, इसको कैंसिल कर सकता है। एक के पास में राइट है, दूसरे के पास में राइट नहीं है, यानी एक कैपेबल है दूसरा कैपेबल नहीं है, यानी कि एक का मर्जी था दूसरे का मर्जी नहीं था। तो ये आप जो जहां पर कोएर्सन आता है, अंडू इन्फ्लुएंस आता है, मिस रिप्रेजेंटेशन आता है या फ्रॉड आता है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। नेक्स्ट आता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अगेंस्ट हो, जैसे स्मगलिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, मर्डर हो गया, वो इलीगल होते हैं और ये वॉइड के साथ साथ पनिशेबल भी हो सकता है, यानी कि यहां पर आपको पनिश भी किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अनइनफोर्सेबल। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट। उसमें क्या है, टेक्निकल डिफेक्ट्स है। जैसे आपका राइटिंग सही नहीं है, स्टाम्प नहीं है, जैसे चेक में आपका राइटिंग क्या है, गलत है, स्टाम्प नहीं लगा हुआ है, डेट आपने गलत लिखा है, तो ये अनइनफोर्सेबल हो जाएगा, इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहला जो है यह है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये यूजुअली इंग्लिश लॉ के अंदर आता है और ये वैलिड होते हैं इवन इफ कंसिडरेशन हो या ना हो। अब इसमें तीन चीज आता है, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील्स दो, और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग से पढ़ते हैं। हमने फॉर्मल पढ़ा फॉर्मेशंस में और फिर सिंपल पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील्स क्या होता है, ये लिखित और साइन होते हैं, यानी पार्टी जो है ना वो सील लगा करके क्या करते हैं, साइन करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, कोर्ट के जजमेंट्स या ऑर्डर के थ्रू ये बनाया जाता है, यानी ये एग्रीमेंट नहीं होता है बट कि लॉ के फोर्स से क्या बन जाता है, ये बाइंडिंग बन जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट अंडर सील में सील होता है और साइन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स कोर्ट के जजमेंट्स या ऑर्डर के थ्रू बनता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल नहीं होते हैं वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ए ने गलती से बी के वेयर हाउसेस पे सामान भेज दिया और बी के ऑब्लिगेशंस है कि वो सामान वापस कर, बी के ऑब्लिगेशंस क्या है, सामान को वापस करके गलती से चला गया है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी था तो ये इनडायरेक्टली इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाता है, क्योंकि अब उसको क्या करना पड़ेगा, सामान वापस करने
पढ़ेंगे वो इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, तो उसका राइट बनता है जो उस सामान को क्या कर दे, वो रिटर्न कर दे, यानी उसकी जो ओरिजिनल ओनर है उस तक पहुंचा दे। तो ये चीजें हमें सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें सबसे पहला आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों पार्टीज अपना काम कंप्लीट कर चुके होते हैं। जैसे एक्स ने वाई को बोला 20,000 में कंप्यूटर बेचने के लिए और वाई ने पैसा दे दिया, तो दोनों ने अपना काम क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है, तो इसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल वर्ड में समझाता हूं, ये सेल है एक तरीके का। जैसे मेरे पास में ये पेन है, मैंने आपको पेन दिया और आपने इस पेन के बदले में मुझे पैसे दिए, तो इसे बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। गॉट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या होता है, जिसमें अभी भी दोनों या कोई एक पार्टी का काम पेंडिंग है, जिसमें एक ने परफॉर्म किया है और एक ने परफॉर्म नहीं किया है, या जहां पर दोनों पार्टीज ने परफॉर्म नहीं किया है, वैसे पार्ट्स को बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पहला आता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको समझ लेना। एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें सिर्फ एक पार्टी का अपना प्रॉमिस या ऑब्लिगेशंस पूरा करना होता है। ए ने बोला जो मेरा लॉस्ट डॉग है, जो मेरा डॉग खो गया है, उसको ढूंढ करके जो लाएगा उसको 5,000 मिलेगा, तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ जो बंदा ढूंढ करके लाएगा उसको ही परफॉर्म करना है, तो ये क्या है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें सिर्फ एक पार्टी को अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ता है या ऑब्लिगेशंस पूरा करना पड़ता है, इसीलिए हम इसे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम बात करते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का, तो दोनों पार्टीज को अपना अपना काम करना होता है, यानी दोनों पार्टीज अपना अपना काम पूरा करता है, इसलिए हम उसे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायलैटरल। दोनों पार्टीज को अपना अपना काम पूरा करना होता है, इसलिए हम इसे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हें 10,000 रुपए में फोन बेचूंगा और तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ए को फोन देना होगा और बी को पैसा देना होगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे ना वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जिसमें दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है और इंटरनेशनल नेचर्स के होते हैं, जहां पर जैसे मान लो जहां पर ए, बी और सी ये तीनों कंपनी मिलकर के एक ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं, तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ क्रिएशन, जिसमें पहला आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसे लिख करके या बोल करके अपनी फीलिंग बताई जाती है, बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूं, तो मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा हूं आपके साथ में, या तो वो रिटन होगा या तो वो वर्ड्स होगा, बोल करके होगा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब इंप्लाइड और इन्फेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको समझ लेना। जो वर्ड से नहीं बट कंडक्ट यानी कि एक्शन से बनता है, जो वर्ड से नहीं बट कंडक्ट यानी कि एक्शन से बनता है, उसे हम इंप्लाइड और इन्फेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे आप जब किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो और कूली आपके बिना परमिशन का सामान आपके उठा ले और आपके डेस्टिनेशन जो बॉगी है, जो सीट नंबर है, वहां तक आपके सामान पहुंचा दे, और आप अभी तक पूछे भी नहीं हो जो कितना पे करना पड़ेगा, तो ये बन जाता है इंप्लाइड और इनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही हमारा आता है ई कॉन्ट्रैक्ट। अब ई कॉन्ट्रैक्ट क्या समझना, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से बनता है, जैसे ईमेल हो गया, वेबसाइट एग्रीमेंट हो गया, जहां पर आप जो है ना ऐप पे जाते हो ना, और आई एग्री बोल के जो बटन होता है ना, उससे क्या करते हो, क्लिक करते हो। जैसे ही आपने लिखा आई एग्री, आप क्या किससे जुड़ गए, ई कॉन्ट्रैक्ट से के साथ में जुड़ गए। कोई ऐप भी अगर डाउनलोड करते कुछ भी, तो वहां पर बोलता है जो वाइल यूजिंग दिस ऐप ये ऐड कराएंगे, जैसे ही आपने बोला यानी आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हो। गॉट माय पॉइंट्स। लेकिन ये भी क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कैपेसिटी होनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारा आता है ऑफर एंड प्रपोजल्स। तो ऑफर एंड प्रपोजल्स की बात करते हैं, यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन ए की बात करते हैं। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को यह बताता है कि वो कोई काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसके लिए कंसेंट चाहिए, यानी कि उसकी सहमति चाहिए, उसे हम प्रपोजल या ऑफर कहते हैं। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को यह बताता है कि वो कोई काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, इसके लिए उसे उसकी कंसेंट लेना पड़े हमें, इसे हम प्रपोजल्स बोलते हैं। व्हाट माय पॉइंट्स, क्या बोलते हैं? प्रपोजल। अब ये जो ऑफर है, ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। जब तक ऑफर दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो वैलिड नहीं है। ए ने अपने माइंड में सोचा कि मैं बी को घर बेचना चाहता हूं, लेकिन उसने बी को बताया ही नहीं है जो उसको वो घर बेचना चाहता है, तो ये ऑफर वैलिड नहीं है। जैसे आपके घर पे मैं चावल की डिलीवरी देने वाला हूं, लेकिन पहले मेरे को बताना पड़ेगा जो आपके घर पे आज क्या होगा, चावल की डिलीवरी होगा, आपकी कंसेंट लेना पड़ेगा। जब तक आपकी कंसेंट नहीं लेंगे तब तक वो वैलिड नहीं होगा। जब तक ऑफर दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो वैलिड नहीं है, यानी ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। दूसरे पार्टी के साथ में हमें कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द ऑफरी। ऑफर तभी वैलिड होगा जब वो इंटेंशन से दिया गया हो, जो कि सामने वाले अगर हाँ बोले तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बोलेगा, यानी सामने वाले के इंटेंशन ही नहीं है तो वैलिड होने वाला नहीं है। तीसरा, द ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट एंड क्लियर। ऑफर का जो वर्ड है ना वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए, यानी कि ऑफर में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन या वैग्यू नहीं होना चाहिए, तब वो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफर, जिसमें हमारा जो ऑफर है वो जनरल भी हो सकता है, स्पेशल ऑफर हो सकता है, एक्सप्रेस ऑफर हो सकता है, इंप्लाइड ऑफर हो सकता है और ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर हो सकता है। अब इसका मतलब समझना, जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है? जनरल ऑफर का मतलब होता है ये सभी लोगों के लिए दिए गए ऑफर होते हैं, यानी किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, कोई भी इस ऑफर को आकर के एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कोई भी पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। जैसे ए ने न्यूज़पेपर में एक ऐड दिया, जो मेरा लॉस्ट डॉग ढूंढ कर लाएगा उसको 5,000 रुपया मिलेगा। ये केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, इसमें यही हुआ था। तो ये जो ऑफर है ना वो जनरल ऑफर है, कोई भी पर्सन उस डॉग को क्या कर सकता है, खोज करके लेकर के आ सकता है, ये जनरल ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर क्या है ये समझ लेना, या स्पेशल ऑफर क्या है, ये पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप के लिए होता है, यानी कि सिर्फ वही पर्सन इसे एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये ऑफर दिया गया हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ वही पर्सन इसे एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ये ऑफर दिया गया हो। यानी एक्स ने वाई को बोला मैं तुम्हें अपना टीवी 10,000 में बेच दूंगा, तो मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को ये ऑफर दिया, इसलिए यह एक स्पेसिफिक ऑफर है। क्या है? ये एक स्पेसिफिक ऑफर है। गॉट माय पॉइंट्स? ये कौन सी ऑफर बन जाएगा? स्पेसिफिक ऑफर बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है ये है एक्सप्रेस ऑफर। ये एक्सप्रेस ऑफर क्या है ये समझ लेना। एन ऑफर मे बी मेड आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। जो बोल करके, ओरल या लिख करके रिटर्न दिया जाता है, यानी कि जहां पर ओरल या रिटर्न ऑफर दिए जाते हैं उसे हम एक्सप्रेस ऑफर बोलते हैं। जैसे ए ने बी को बोला मैं तुम्हें अपना घर 5 लाख में क्या कर दूंगा, बेच दूंगा, तो ये एक्सप्रेस ऑफर हो गया। क्या हो गया? एक्सप्रेस ऑफर हो गया। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं इंप्लाइड ऑफर में, तो इंप्लाइड ऑफर क्या होता है? जो किसी के बिहेवियर या कंडक्ट से समझा जाता है, बिना कुछ बोले जब हम किसी चीज को समझते हैं तो उसे हम इंप्लाइड ऑफर बोलते हैं। जैसे कोलकाता मेट्रो तो में टिकट कटवाना है और बिना बोले क्या करना है, ट्रेन में चढ़ जाना है, तो वहां पर कोई हमें रोक नहीं सकता है। तो ऐसे ऑफर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंप्लाइड ऑफर बोलते हैं। हमारे पास में क्या होना चाहिए? सिर्फ टिकट होनी
चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है ये है ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। अब इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर का मतलब तो हम लोग जानते हैं। अब इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है? सिर्फ दूसरे लोगों को इनवाइट करने की जो ऑफर होते हैं, ऑफर दें, वो जिस पर से समझाता हूं, सिर्फ दूसरे लोगों को इनवाइट करने का वो ऑफर दे रहे हैं। ये ऑफर नहीं होते हैं, ये इनविटेशन होते हैं। ऐसे मैं समझाता हूं, उसको थोड़ा क्लियर वर्ड में समझाना। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? शोरूम वगैरह में आप लोग जाते होंगे तो गाड़ी जो होता है ना, जब आप गाड़ी खरीदते हो ना, तो गाड़ी के जो है ना सामने में ना प्राइस टैग रखा रहता है छोटा सा, उसमें लिखा रहता है ये गाड़ी इस प्राइस में सेल होने वाला है। तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। जैसे जब कस्टमर्स कहता है मैं ये प्राइस देने के लिए रेडी हूं, तब वो ऑफर होता है। हमने जस्ट आपको इनवाइट कर रहा हूं, जब आकर के ये गाड़ी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब आप हमें ऑफर दे रहे हैं, जब मैं इस गाड़ी को खरीदने के लिए क्या हूं, रेडी हूं, अब मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा तो वो प्रॉमिस बनेगा। पहले वो ऑफर नहीं है, पहले वो इनविटेशन टू ऑफर है। जैसे किसी न्यूज़पेपर में ऐड दिया गया, जो मैं ये प्रोडक्ट ना इतने हजार रुपए में बेचना चाहता हूं। आपको पता चलता है जो फर्नीचर की कीमत 1 लाख रुपया था, लेकिन न्यूज़पेपर में दिया गया जब 50,000 में बेच देगा, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। कोई जो पहले जाएगा उस ऑफर को क्या कर सकता है, ले सकता है। व्हाट माय पॉइंट्स? तो यानी कि जो प्राइस टैग है वो इनविटेशंस है। जब आप ये बोलोगे मैं ये प्राइस देने के लिए रेडी हूं, तो वो ऑफर बन जाएगा, पहले वो ऑफर नहीं होगा। लीगल रूल्स क्या है रिगार्डिंग ऑफर? ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ऑफर या तो आप ये बोल सकते हो एक्सप्रेस हो सकता है या इंप्लाइड हो सकता है, यानी कि रिटन या ओरल हो सकता है, या बाय कंडक्ट होनी चाहिए। क्लियर कि नहीं है? दूसरा, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, या किसी पार्टिकुलर पर्सन को दिया जा सकता हो, यानी वो ऑफर किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए होगा, या जनरल पब्लिक के लिए होगा, यानी कि कोई भी उस ऑफर को आके एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। ऑफर तभी वैलिड होगा जब उससे एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा। यानी कि अगर कोई सोशल प्रॉमिस है या आप कोई मस्ती मजाक कर रहे हो, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा। टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। ऑफर का टर्म्स क्लियर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और फेक नहीं होनी चाहिए। अगर अनक्लियर है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर तभी वैलिड है जब सामने वाले तक पहुंच जाए। अगर किसी को पता ही नहीं है कि उसे ऑफर दिया गया है, तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। ऑफर शुड नॉट इंपोज एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट नॉन एक्सेप्टेंस। ऑफर देने वाले ये नहीं कह सकता है कि अगर रिप्लाई नहीं मिला तो हम ये मान लेंगे कि क्या हो जाएगा, ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑफर शुड नॉट इंपोज एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन द कम्युनिकेशन ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। यानी किसी का साइलेंस होना, चुपचाप रहना एक्सेप्टेंस नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कहीं अगर आपका ड्यूटी टू ये है साइलेंट है, अगर आपका चुप रहने के लिए ड्यूटी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप साइलेंस हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। नहीं, ऑफर देने वाले ये नहीं कह सकता है कि अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा तो हम ये मान लेंगे जो क्या है, ये ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने सामने वाले क्या नहीं लिया है, एसेंट नहीं लिया है। नेक्स्ट है ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू डू और टू डू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एक्ट। अब सर क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ऑफर मस्ट बी मेड। अब यहां पर अगर थोड़ा सा और अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो ये बताना चाहता है ऑफर का पर्पज होना चाहिए कि दूसरे पार्टी की हम कंसेंट ले सके। ये आपको ये नहीं दिमाग में रखना है जो बिना कंसेंट लिए हुए हम क्या कर लें, ये मान लें जो ये ऑफर है। नहीं, सामने वाले की कंसेंट लेना बच्चों बहुत क्या है, जरूरी है। अगर सामने वाले ने अपना कंसेंट नहीं दिया है, अपना इंटेंशन नहीं बताया है, तो वो ऑफर वैलिड नहीं होगा, एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अब एक्सेप्टेंस क्या है, सेक्शन 2 भी क्या बोल रहा है ये समझ लेना। जब जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है और वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो प्रॉमिस बन जाता है, यानी कि वो एक्सेप्टेंस बन, जब किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है
तो एक्सेप्टेंस बन जाता है। जैसे एक्स ने वाई से कहा मैं अपनी कार तुम्हें 5 लाख में बेचना चाहता हूं, और वाई ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये तो वैलिड कंडक्ट बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा एक्सेप्टेंस है। लेकिन हम ऐसे कैसे समझेंगे जो ये लीगल एक्सेप्टेंस है कि नहीं है, लीगल रूल फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस है कि नहीं है? इसके लिए कुछ बोला गया है, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में डिफाइन बताया गया है, क्या बोल रहा है? एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन या चेंज नहीं, कोई कंडीशंस चेंज नहीं होनी चाहिए, सारे टर्म्स को एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए हैं उन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को हमें मानना पड़ेगा। कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे एक्स ने बोला मैं कार ₹2 लाख में बेचूंगा, वाई ने रिप्लाई किया मैं 1,50,000 में लूंगा, तो ये तो काउंटर ऑफर हो गया, तो ये तो एक्सेप्टेंस नहीं है। अब अगर वाई फिर से कहे कि 2 लाख में रेडी हूं, तो एक्स मान सकता है क्या? एक्स मानने वाला नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफर था ना, पहले जिसने ऑफर दिया था ना, वो ऑफर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले वाले ने ऑफर ऑलरेडी दिया था 2 लाख का, दूसरे वाले ने बोला था हम 1.5 लाख में लेंगे, और फिर बाद में दूसरा वाला क्या बोलता है हम 2 लाख में लेने के लिए रेडी हैं। लेकिन पहले वाले जो ऑफर दिया था ना, वो ऑफर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो याद रखिएगा, एक्स जो टर्म्स एंड कंडीशन होगा, जो होगा ना, वो एज इट इज होगा, यानी कि एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। यानी एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन या चेंजेस नहीं होनी चाहिए, सारे टर्म्स जो है ना एज इट इज एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लेना। जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होता है तब तक वो वैलिड नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक वो वैलिड नहीं होगा। यानी कि जिसको आपने ऑफर दिया है उसके साथ में कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर आपने उसके साथ में कम्युनिकेट नहीं किया है तो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है द एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय अ पर्सन टू हुम द ऑफर वाज मेड। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑफर जिस पर्सन को दिया गया है सिर्फ वही बंदा उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ऑफर जिस पर्सन को दिया गया है सिर्फ वो बंदा ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने एक्सेप्टेंस दी तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी जिसको मैंने ऑफर दिया है उसी के द्वारा वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कोई थर्ड पार्टी आकर के अगर एक्सेप्टेंस देता है तो वो वैलिड नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है द एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर विद इन अ रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब टाइम में या रीजनेबल टाइम के अंदर ही दी जानी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सेप्टेंस जो है ना वो प्रिस्क्राइब टाइम या रीजनेबल टाइम के अंदर ही दी जानी चाहिए। अगर ऑफर में लिखा है कि 1 वीक के अंदर रिप्लाई देना है और आप 2 वीक के बाद रिप्लाई देते हो तो वैलिड नहीं होगा। तो अगर वैलिड तभी होगा जब 1 वीक के अंदर क्या करोगे, आप रिप्लाई दोगे। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर लैप्स ऑफ ऑफर। एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होता है जब ऑफर विड्रॉल नहीं हुआ हो या एक्सपायर ना हुआ हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑफर लैप्स हो गया उसके बाद दी गई एक्सेप्टेंस खाली होता है, वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। यानी ऑफर क्या होना चाहिए, लैप्स नहीं होना चाहिए। यानी एक्सेप्टेंस तभी वैलिड होता है जब ऑफर विड्रॉल नहीं हुआ हो या एक्सपायर नहीं हुआ हो। अगर ऑफर लैप्स हो गया और उसके बाद दी गई एक्सेप्टेंस खाली होती है यानी कि वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर। इसका मतलब क्या है, जब तक ऑफर मिला ही नहीं तब तक एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले ऑफर देना पड़ेगा फिर एक्सेप्टेंस होगा। यानी ये वाला ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, यानी कि पहले ऑफर देना पड़ेगा फिर क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट है रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली और रिन्यूएबल्स। अगर एक बार ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर उससे वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक ऑफर फिर से क्या ना हो, रिन्यू ना हो। अगर एक बार ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो फिर वापस उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है जब तक ऑफर क्या ना हो, फिर से रिन्यू ना हो।
नेक्स्ट है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये क्या बोल रहा है? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस रिवोक कब होता है, रिवोकेबल कब होता है? एक्सेप्टेंस से एक्सेप्टेंस रिवोकेबल नहीं होता है वंस इट इज कम्युनिकेटेड। अगर आपने कम्युनिकेट कर लिया तो क्या नहीं होगा, रिवोक नहीं होगा। यानी रिवोक करना है तो कम्युनिकेशन करने से ठीक पहले करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आप समझते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। जिसको आपने ऑफर दिए हो, जिसको आपने ऑफर दिए हो, अगर उसको पता चल जाता है तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन दो एस्पेक्ट में होता है। पहले होता है एज अगेंस्ट द प्रपोजर और फिर होता है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड। ऑफर देने वाला और एक्सेप्ट करने वाला, जब एक्सेप्टेंस भेज दिया जाए, पोस्ट या ट्रांसमिशन के जरिए मिल जाए तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। दूसरा एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड, जब प्रपोजर को एक्चुअल में पता चल जाए कि एक्सेप्टेंस हो गया है, यानी एक्सेप्टेंस करने वाले का जब होता है ना, जब प्रपोजल दिया है, जैसे हमने किसी को प्रपोजल दिया, हमने किसी को प्रपोजल दिया और हमें ये पता चल जाए जो उसने क्या कर लिया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सिंपल वर्ड में समझाता हूं, ए ने बी को लेटर लिखा, मैं अपना घर बेचना चाहता हूं तुम्हें 20 लाख रुपया में, और बी ने लेटर भेज दिया एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ मैंने क्या कर लिया हूं, एक्सेप्ट। तो एज अगेंस्ट ए, एज अगेंस्ट ए कौन है, प्रपोजल। जब बी ने लेटर पोस्ट किया तो वो हो गया एज अगेंस्ट ए, और एज अगेंस्ट बी क्या है, एक्सेप्टर। जब ए ने लेटर क्या कर लिया, उसको रिसीव कर लिया, तो ये कम्युनिकेशंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशंस कंप्लीट हो जाएगा। होप सो अब आपको समझ में आ रहा है ना पूरा का पूरा ये चीजें जो मैं बोल रहा हूं ना। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, जब वो दूसरे पार्टी की नॉलेज में आ जाए तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसको सिंपल वर्ड में समझाता हूं, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। समझो सेक्शन 5 के अनुसार क्या बोल रहा है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इस वर्ड को समझना, रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, ऑफर या एक्सेप्टेंस को वापस लेना या कैंसिल करना। जब आप ऑफर या एक्सेप्टेंस को वापस लेते हो या कैंसिल करते हो उसे हम रिवोकेशंस ऑफ ऑफर या एक्सेप्टेंस बोलते हैं। रिवोकेशंस कब कंप्लीट होता है, रिवोकेशंस कब कंप्लीट होता है, एज अगेंस्ट दी, एज अगेंस्ट दी, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिवोकेशंस कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट दी पर्सन हु मेक्स इट्स, जो रिवोक करता है। जब रिवोकेशन मैसेज भेज दिया जाता है, टेलीग्राम हो गया, लेटर पोस्ट किया गया, तब वो कंप्लीट हो जाता है। व्हाट आर द पॉइंट्स। और दूसरा होता है एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको रिवोक किया गया है, जिसको क्या किया गया है, रिवोक किया गया है। जब वो बंदा उस रिवोकेशन को रिसीव करता है तब कंप्लीट होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना, एक एक वर्ड क्लियर कर देता हूं। पहला रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट द पर्सन, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो रिवोक करता है। जब रिवोकेशन मैसेजेस भेज दिए जाते हैं, आप चाहे व्हाट्सएप के जरिए भेजो, चाहे बाय लेटर भेजो या पोस्ट के जरिए भेजो, तब वो कंप्लीट होता है। और अगेंस्ट, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको रिवोक किया गया है, जब वो बंदा उस रिवोकेशन को रिसीव करता है तब वो कंप्लीट होता है। जैसे ए ने बी को लेटर भेजा, घर बेचने का ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन ए ने टेलीग्राम भेज करके ऑफर को रिवोक कर दिया। जब टेलीग्राम के जरिए भेजा गया, जो हम क्या कर रहे हैं, ए रिवोकेशंस कर रहा है, तो ए के लिए रिवोकेशंस कब होगा, जब वो टेलीग्राम सेंड करेगा, और बी के लिए कब होगा, जब वो टेलीग्राम रिसीव करेगा। तो रिवोकेशंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर बी ने उससे पहले लेटर पोस्ट कर दिया तो रिवोकेशंस लेट हो गया है, तो क्या बन जाए, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी कि उसकी एक्सेप्टेंस से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवोक करना पड़ेगा। यानी ऑफर को तब तक रिवोक किया जा सकता है जब तक एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ हो, इसके लिए, प्रपोजर के लिए। और एक्सेप्टेंस को भी तब तक रिवोक किया जा सकता है जब प्रपोजर के पास वो नहीं लेटर पहुंचा हो। समझ में आ रहा ना। और मोड ऑफ रिवोकेशन क्या होता है, सेक्शन 6 क्या बोलता है, इसको समझना। बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, याद रखना, एक पार्टी नोटिस भेजता है
मैं अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस वापस ले रहा हूं और ये नोटिस एक्सेप्टेंस से पहले मिलनी चाहिए। दूसरा, बाय लैप्स ऑफ स्पेसिफिक टाइम और रीजनेबल टाइम, अगर ऑफर में टाइम दिया गया है और उस टाइम तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, तब ऑफर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ए ने बोला 1 वीक में रिप्लाई दो और बी ने 10 दिन बाद रिप्लाई दिया, तो ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर और द ऑफरी, अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस का टाइम कोई पार्टी मर जाए या पागल हो जाए तो ऑफर्स क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। और इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट इफ कंडीशन ऑफ ऑफर, अगर ऑफर किसी कंडीशन पर डिपेंड था और वो कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो ऑफर रिवोक हो जाएगा। इन केस ऑफ काउंटर ऑफर, अगर सामने वाला बंदा नया ऑफर हमें देता है और हमारी प्राइस को रिजेक्ट कर देता है या चेंज कर देता है तो ओरिजिनल ऑफर जो है ना वो रिवोक हो जाता है। बाय द फेल्योर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल और कंडीशंस प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टर को पहले से कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है तो ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। ऑफर क्या नहीं रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा। पॉइंट्स, तो ये हमें समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका है? ओके, तो ये पूरा का पूरा आपको क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा ऑफर तक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। रिवोकेशंस को थोड़ा सा और समराइज करते हैं। पहले नोटिस, ऑफर या एक्सेप्टेंस को लेटर टेलीग्राम से वापस लेते हैं, टाइम लैप्स होने पे, डेथ या इंसैनिटी से, कंडीशंस को फेल करने से, काउंटर ऑफर से और कंडीशनल प्रेसिडेंट फेल होने से हमें क्या होता है, ऑफर लैप्स हो जाता है, रिवोक हो जाता है। तो ये वाला टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।